गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन इकोनॉमी की फर्स्ट क्लास विद द फर्स्ट चैप्टर विद हैंड रिटन नोट्स। नोट्स आप लोगों को ये हैंड रिटन ही मिलेंगे। इसके साथ साथ एमसीक्यूज, जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, पिक्चर स्टडीज, केस स्टडीज, क्वेश्चन आंसर, राइटिंग स्किल्स एंड एवरीथिंग। रीडिंग स्किल सबसे पहले डेवलप करने की जरूरत होती है, तो सबसे पहला काम आपने रीडिंग स्किल्स को अपनी डेवलप करना है। ये जो हैंड रिटन नोट्स है उसी को रीड करना है। सारी एनसीईआरटी, संदीप गर्ग, वीके ओरी साहब जो भी है साइड कर दीजिए, आपको सिर्फ ये नोट्स पढ़ने की अब जरूरत है। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम और 10 मार्क्स आपके वाइवा के इसमें कवर होने हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पहले हम बात करते हैं, एक समरी करते हैं कि क्या है क्या ये। सबसे पहले तो इंडिया को इमेजिन करना शुरू करना है कि क्या जो इंडिया आज है, जो आज हमें दिख रहा है, क्या ये पहले था? नो, नॉट एट ऑल। औरंगजेब साहब आए, मुगल्स दैट इज आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, तो मुगल्स ने जो काम किया उनको दबाया, ब्रिटिशर्स ने काम किया, मेनी मोर कॉन्वर्जेशन हैज हैपेंड ओवर देयर। तो यहाँ पे इंडिया का क्या स्ट्रक्चर था? बुक के अकॉर्डिंग, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बुक बोल रही है, बुक के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने हमें एक्सप्लॉइट किया। ब्रिटिशर्स ने हमें क्या किया? एक्सप्लॉइट किया। कैसे? चलिए बात करते हैं थोड़ी सी कैसे। हमें बोला गया, अब एक्सप्लॉइट किया तो बढ़ावा भी दिया था, दो चीजें हैं। पहले हम देखते कैसे एक्सप्लॉइट किया। तो इंडियंस को बोला गया कि भाई आपके यहाँ कॉटन बड़ी अच्छी उग रही क्योंकि आपके पास ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, जिसमें ब्लैक सॉइल में वो सारी चीजें हैं जो कॉटन को उगाने के लिए चाहिए। तो हमें कॉटन उगाने के लिए बोल दिया। चलिए ठीक है, आपने कॉटन उगाई। कॉटन को उगा करके आप यूरोप लेकर गए और यूरोप में आपने कॉटन के कपड़े बना करके इंडिया को ही वापस बेच दिए। ये भी ठीक है। इसका मतलब आपने कॉटन हमसे खरीदा, ठीक है, कॉटन किससे खरीदा? हमसे खरीदा, और हम ही को वापस आपने कपड़े बना करके बेच दिए। इसका मतलब रॉ मटेरियल से आ गया। रॉ मटेरियल हम ही से लिया और हमको आपने क्या बेच दिया? फिनिश्ड गुड्स। बात समझ आ रही है? इसका मतलब रॉ मटेरियल जो है देने वाले हम आपको हैं और फिनिश्ड गुड्स खरीदने वाले हम आपसे हैं। तो रॉ मटेरियल के हम एक्सपोर्टर हैं और फिनिश गुड्स के हम इंपोर्टर हैं। आपने सस्ते दामों पे हमसे रॉ मटेरियल खरीद लिया और हमें अच्छे महंगे दामों पे आपने हमें फिनिश गुड्स बेच दिया। नंबर 1 फैक्टर। दूसरी बात क्या हुई? अब कॉटन के कपड़े, कहते हैं नील की खेती करो। किसकी खेती करो? नील की। नील इज अ इंडिगो। नील की खेती करो। नील की खेती कराई गई। तो नील की खेती से हुआ क्या? जो लैंड था खेती करने के लिए, कहा गया अगर हम इंडिगो उगाते हैं तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, इंडिगो के अलावा कुछ नहीं उगेगा। तो हमें फोर्स किया गया कैश क्रॉप के लिए, नहीं आप इंडिगो उगाओ। आपको पता है लिमिटेड लैंड है, लैंड तो लिमिटेड है। अब अगर आप इसमें राइस, व्हीट ना उगा करके क्या उगा रहे हो? इंडिगो। इंडिगो क्या है? नील है। तो नील की खेती आप कर रहे हो, तो अब जो है लैंड तो लिमिटेड है, तो ये तो उगा नहीं पाओगे। क्या उगा रहे हो? इंडिगो। पहले तो आपका जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो खत्म, आपने इंडिगो बना के रख दिया। यूरोपियन ने अपनी इंडस्ट्रीज लगा ली और बोला कि भैया हमको इंडिगो नहीं चाहिए। डबल लॉस। आपने इंडिगो बनाया, आपकी लैंड की फर्टिलिटी हो गई खराब। आपने इंडिगो बना के रख लिया, बेचना है, लेकिन अब वो बिकेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्रीज लग चुकी है, सस्ते दामों पे उनको इंडिगो मिल रहा है। तो द थिंग्स आर डबल लॉस। आपने जो अपना खाना, जो स्टेपल फूड था वो भी नहीं उगाया, उगाया क्या? इंडिगो। दूसरा, आपकी लैंड फर्टिलिटी भी चली गई। थर्ड, अब आपके पास जो बचा हुआ माल है वो भी कहीं नहीं बिकेगा, वो भी वेस्ट अवे हो गया। तो कहता है कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया एक एक्सपोर्टर बन के रह गया था रॉ मटेरियल का, और फिनिश गुड्स का क्या बन गया था? इंपोर्टर। ठीक है। फिर कहते हैं कि जो इंडिया का, अभी यहाँ पे सारी ना बुराइयां भरी पड़ी किसकी? यूरोपियंस की। तो अगर हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, अब कुछ बच्चे ह्यूमैनिटी के हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स वाले हैं,
तो अगर वर्ल्ड मैप हम देखते हैं तो वर्ल्ड मैप में अगर ये वाला एरिया एशिया है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया एशिया है और यहाँ पे इंडिया बैठा हुआ है और यहाँ बैठा है यूरोप, ठीक। तो यूरोपियन इंडिया ऐसे कूद के तो चले नहीं आएंगे, तो यहाँ पे ये वाटर बॉडी को क्रॉस करते 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 पूरा अफ्रीका क्रॉस करते यहाँ से आएंगे। इतनी लंबी टॉर, इतना हम अपडेट भी नहीं थे, कोई हमारे पास यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल ये सब तो था नहीं। उन लोगों को तो करना था कि भैया वीडियो कॉल करके दिखा दो, ऐसा तो था नहीं। तो यहाँ से पूरा राउंड करके इतना चल के इंडिया आना है, ठीक। तो उन्होंने शॉर्टकट बनाया स्वेज कैनाल। क्या बनाया शॉर्टकट? स्वेज कैनाल। एक कैनाल बनाई इतनी नैरो सी कि यूरोप और इंडिया का आना जाना क्या हो जाए, शॉर्टकट हो जाए। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग बुक में पढ़ेंगे, एक एक चीज को हम समझेंगे और आप लोग से यही बोलेंगे जो मैं पढ़ा दूंगी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे और आप इस नोट्स को रीड जरूर करिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप देखना आपकी रीडिंग के बाद जब क्वेश्चन होगा आपको सब कुछ आता रहेगा। तो चैप्टर ये क्या कह रहा है, इंडिया की इकोनॉमी बताओ, एव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के टाइम की अब हम देखते हैं कि कौन सी इंडिया इकोनॉमी की क्या हाल था। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, किसने लिखवाया है, क्या है ये, अलेक्जेंडर जी ने लिखा है, इंडिया इज द पाइवॉट ऑफ आवर एम्पायर। पाइवॉट जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, पाइवॉट इज अ पिलर। Pivot of our empire. If the empire loses any other part of its dominion, we can survive. But if we lose India, अगर हम कोई पार्ट खो देते हैं तो चलेगा, लेकिन इंडिया को खो देंगे पूरी तरीके से। If we lose India, the sun of our empire will have set. अगर हम इंडिया को खो देंगे तो पूरी हमारी एम्पायर ही खत्म हो जाएगी। तो ये आपके स्टार्टिंग का एक पॉइंट। जब आप अगर कोई आंसर राइटिंग करते हो 6 मार्क्स के लिए तो आप इससे आंसर राइटिंग शुरू कर देते हो। एमसीक्यू इससे बिलोंग नहीं करना है, शॉर्ट आंसर राइटिंग नहीं करनी है। हाँ, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आप आंसर राइटिंग यहाँ से शुरू कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं आगे। द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। बेसिक फीचर्स की हम बात करते हैं। फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, जो ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन, ब्रिटिश एम्पायर तो आ गया 1600 में आया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि उनको भैया व्यापार करना है। एज अ ट्रेडर आए थे ब्रिटिशर्स। कैसे आए थे? एज अ ट्रेडर आए थे 1600 में, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि उन्हें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे द फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है ना ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया में, आ तो वो चुके थे लेकिन एक्चुअल फाउंडेशन कब उनकी स्टैब्लिश हो गई? बैटल ऑफ प्लेसी में। कब हो गई? बैटल ऑफ प्लेसी, प्लेसी के वॉर में। कब? 1757। और अब जो आजादियों वाली बात होगी 1857 में होगी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब होगा? 1857 में। तो बैटल ऑफ प्लेसी था, एक युद्ध था बैटल ऑफ प्लेसी, प्लेसी में, जो कि ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन स्टैब्लिश हो गई। कब हो गई? 1757 में। स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया प्रेजेंट डे इकोनॉमी, नॉट जस्ट करंट मेकिंग, ऐसा तो था नहीं। तो इसमें से एक पॉइंट हमने उठाना था, फाउंडेशन कब लेट डाउन हुई? 1757 में, बैटल ऑफ प्लेसी में, ठीक है। अब यहाँ पे 4th पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। The sole purpose of Indian colonial rule in India was to reduce the country of being a raw material supplier. हमें क्या बनाना था उनको? रॉ मटेरियल का सप्लायर। उनका मेन पर्पस क्या था? हमें क्या बनाना है? रॉ मटेरियल का सप्लायर फॉर ब्रिटेन ओन रैपिडली एक्सपैंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज लीज। तो मेन पर्पस क्या था? हमें क्या बनाना है? रॉ मटेरियल का सप्लायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आ गई? एक नोट है, अब ये नोट मेकिंग या एमसीक्यू के लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ये पल्ले पड़ा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई गई कहाँ पे? बंगाल में। अब बंगाल में ही क्यों? ये याद रख लो, बंगाल में ही क्यों? अब बंगाल में वाटर सराउंडेड, नीचे क्या है? पानी। अब पानी के थ्रू तो बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल से ही तो आप जाकर के यूरोप जाओगे ना।
आप जब मैप देखोगे ना, एक बार मैप देख लेना अगर आप कॉमर्स के भी हो तो यहाँ पे जब इंडिया के, अब यहाँ पे 9th-10th तक तो पढ़ी हुई है ना सब, ये है बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे आपका अगर बंगाल है तो बे ऑफ बंगाल से आप होते हुए ऐसे करके यूरोप पहुंचोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पानी के अलावा और कोई नेविगेशन तो था नहीं हमारे पास, जाने का रास्ता तो था नहीं पहले, तभी तो स्वेज कैनाल इन्होंने बनाई। तो कहता है मसलिन अ कॉटन फैब्रिक, एक मसलिन कपड़े का नाम है जो कि कॉटन का फैब्रिक है। तो एमसीक्यू में अगर आता है मसलिन क्या है, कॉटन का फैब्रिक है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, बंगाल में ओरिजिन हुआ है, तो यहाँ पे ढाका में ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो मसलिन क्या है, कॉटन का फैब्रिक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग जो आपका इंडिपेंडेंस था पीरियड का, ये मुस्लिम के कपड़े की बात हुई कि भाई यहाँ से अच्छे कपड़े आप क्या कर सकते हो, रॉ मटेरियल के रूप में ले जा सकते हो, मसलिन का मटेरियल ले जा सकते हो। अब बस यहाँ पे रुकते हैं। फीचर्स क्या थे, सारी बुराइयां। फीचर्स क्या थे इंडिया की इकोनॉमी के प्री कॉलोनियल पीरियड में। अब प्री कॉलोनियल पीरियड के फीचर्स, पहले ही कहते हैं लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल वर्ड जब आएगा ना तो मतलब ब्रिटिशर्स का टाइम, कॉलोनियल रूल जब ब्रिटिशर्स का टाइम था तो हमारे पास लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो में डेवलप होना था वो लो लेवल था हमारा। बोले ठीक। दूसरी बात करेगा एग्रीकल्चर की, थर्ड बात करेगा इंडस्ट्री की। डेवलपमेंट लो है, एग्रीकल्चर की बात करेगा, इंडस्ट्रीज की बात करेगा, फॉरेन ट्रेड की बात करेगा। डेमोग्राफिक कंडीशन, किस तरह जनता थी, जनता कैसे रहती थी, ऑक्यूपेशन क्या था उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था। तो ये पूरे जो पॉइंट्स जो फ्लो चार्ट में आप देख रहे हो वो क्या है, फीचर्स हैं किसके, इंडिया की इकोनॉमी के। तो फर्स्ट किसकी बात करता है यहाँ पे, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर राइटिंग बेटा आ जाता है। शॉर्ट आंसर राइटिंग आपको सिर्फ फीचर्स देने हैं, तो ये आप फीचर्स उठा के लिख सकते हो। तो लो लेवल था किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। कहता है ठीक है, इंडिया कहता है, बोलता है ऐसा था नहीं, एक प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी थी। कैसी इकोनॉमी थी, प्रॉस्पेरियस, हैंडीक्राफ्ट में प्रॉस्पेरियस थी। एग्रीरियन इकोनॉमी थी। कैसी इकोनॉमी थी, एग्रीरियन, ज्यादातर लोग अपनी जो जीविका कमाते थे, जो लाइवलीहुड कमाते थे, वो किसके थ्रू कमाते थे, जस्ट एग्रीकल्चर के थ्रू। ठीक है, एग्रीकल्चर के थ्रू अपनी जीविका कमाते थे। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, टोकरी बनाना, बीड़ी बनाना, लिफाफे बनाना, कन्फेक्शनरी के डिब्बे बनाना, ये सारा काम किसका था, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री का था। ठीक, उसके बाद कहता है, ये अब आ गया आपका मेन पॉइंट, ये बात समझ आ गई। अब फिर जहां एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होंगे मैं वहां लिखती चलूंगी। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम भी कम थी, और पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आए वो भी कम थी, पर बंदे की इनकम भी, पर पर्सन की इनकम भी कम थी। तो कहता है नो सिंसियर अटेम्प्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई सिंसियर अटेम्प्ट नहीं लिया गया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। नेशनल इनकम कॉलोनियल टाइम पे कैलकुलेट होती थी, लेकिन कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट नहीं लिया गया था। नो सिंसियर अटेम्प्ट वॉज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी सिंसियरली कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया था टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। कुछ इन लोग थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी, अब इनके नाम याद कर लीजिए, इंडियंस हैं, दादा भाई नौरोजी, विलियम दिग्बे, फिंडले, श्रीनिवास, वीके रॉय, देसाई साहब, सब ने मिल करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का अटेम्प्ट मारा था, लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे सही रॉय साहब का एस्टिमेट माना गया था। तो पहला पॉइंट, कोई सिंसियर अटेम्प्ट नहीं लिया गया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार में। दूसरा, ये बंदे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और रॉय साहब का एस्टिमेट सबसे सही कंसीडर किया गया था। तो ये किसकी बात कर रहा है, लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट की।
सेकेंड पॉइंट हम लोग देख रहे थे किसकी बात होनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था, पहले बोलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा अच्छा था। तो इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड अग्रियन। अग्रियन का मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड। क्या था, एग्रीकल्चर बेस्ड था। एट मोस्ट 85% ऑफ द कंट्री की पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पे रुकना और ये क्वेश्चन देख लो आप, ये क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये क्वेश्चन आपने पढ़ना है, उसको देखना है, पढ़ करके 2 से 3 बार रीडिंग करनी है, रीड करके आंसर मेकिंग करनी है। क्वेश्चन है ये, जितना आपने पढ़ा उसी के इन बिटवीन से है। व्हाट आर द मेन रीजन, क्या थे जो इस एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो हिल गई, उसके मेन रीजंस क्या थे। तो कहता है जो मेन रीजन थे, पहला था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। पहला पंगा क्या पड़ा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हो गया, पहला रीजन। दूसरा जो एग्रीकल्चर था हमारा वो क्या हो गया, कमर्शियलाइज हो गया। कैश क्रॉप बेचे, खाने का नहीं उगाया, बेचने का उगाया। तो एग्रीकल्चर तो हमने किया, लेकिन क्या किया, उसको खाने का नहीं उगाया, कैश क्रॉप हो गई, कमर्शियलाइजेशन हो गया। थर्ड कहता है था एग्रीकल्चर बहुत, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, बहुत कम थी। एक होता है ना कि बहुत कर रहे हो, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी, एक बच्चा है जो 8 घंटे बुक लेकर बैठा है, लेकिन वो क्या कर पा रहा है, वो 10% बेचारा पढ़ पा रहा है, 8 घंटे बुक लेकर बैठा है। दूसरा बच्चा 10 मिनट्स पढ़ता है, 20 मिनट्स पढ़ता है, पूरा कवर कर लेता है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी। तो जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत लो थी। एग्रीकल्चर बहुत है, 85% जनता बेस्ड है, लेकिन जो उसमें उगाने की शक्ति थी, जो लोग थे वो प्रोडक्टिव नहीं, तो लो लेवल था। तो ये कॉजेज आपने करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये शॉर्ट में, कि व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा है, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इंडिया में पैसा बहुत है, लेकिन हम उसको क्या नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। भैया कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा चाहिए, तो इंडिया का बंदा पैसा है, लेकिन वो कैपिटल गुड्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपिटल गुड्स नहीं थे। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जहां जहां आप लोगों को नोट दिख जाए, नोट लिखा, 1500 के नोट नहीं है ये, करोड़ों के नोट वाली बात है। जहां नोट लिखा दिख जाए समझ जाइएगा, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जमींदारी सिस्टम ऑल्सो नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था एट द टाइम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे इन 1793। तो ये चीज याद रखनी है, जमींदारी सिस्टम को क्या कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और इंट्रोड्यूस हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। ठीक है, ये कोई पंगा, तो एक नोट। नेक्स्ट है जो फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, शेयर क्रॉपिंग, ये क्या है, फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, एक रूप है किसका, एग्रीकल्चर का। ठीक है, in which the landowner also tenant to use the land in return for the share of the crops। नाम से ही समझ आ रहा है, जो क्रॉप्स उग रही हैं उसको हम शेयर करेंगे। टेनेंट का मतलब जो बंदे हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे। आप ओनर हो, मैं बोल रही हूँ कि मेरे को अपने पास फार्मिंग के लिए रख लो, जितना मैं क्रॉप उगाऊंगी आधा आपका आधा मेरा। तो शेयर करना है किसको, क्रॉप को। इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच जो लैंड ओनर अलाउ करता था किसको, टेनेंट को, टू यूज द लैंड इन रिटर्न फॉर द शेयर ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन देयर लैंड। जितने लैंड में आप उगाओगे भैया आधा आधा हम कर लेंगे। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम कब आया, इसको क्या बोला जाता है, कौन उस टाइम पर था, एंड शेयर क्रॉपिंग। तो ये हम लोग बात कर रहे थे किसकी, इंडस्ट्री किसकी, एग्रीकल्चर की। कोई दिक्कत इसमें कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रियन इकोनॉमी है हम, लेकिन हाँ लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग, लो प्रोडक्टिविटी, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ने एग्रीकल्चर को स्टैग्नेंट कर दिया था, कि मतलब कितना हम उगा सकते थे लेकिन हिला के रख दिया था। फिर उसके बाद 2 नोट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में। आई होप की बात समझ आ रही है। ऑल्दो एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में इन्वॉल्व थे, लेकिन हम हैंडीक्राफ्ट में भी इन्वॉल्व थे। Although agriculture had dominated Indian economy during the pre-British period,
but some Indian industries producing certain special products enjoyed worldwide reputation. India was particularly well known for the handicraft. हम पूरे देश में, पूरे विश्व में हैंडीक्राफ्ट के लिए क्या थे? पॉपुलर थे। तो हैंडीक्राफ्ट का, लेकिन जब यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट कैसे गिरा, तो उसके लिए फिर से क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल की बात कर रहा है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या था इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडस्ट्रीज का क्या हुआ? यहाँ पे बोल क्या रहा है? इंडिया बहुत अच्छी थी हैंडीक्राफ्ट में वर्ल्ड वाइड। अच्छा, ब्रिटिश रूल में ऑब्वियसली यहाँ पे बुराई कर रहे हैं भाई, तो ब्रिटिश रूल में कहता है हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी। अच्छा जी, तो क्या रीजन थे? तो पहला कहता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। आप जो है स्वेटर घर में बनाओ, ठीक है, घर में आप बना रहे हो स्वेटर, आपको 1 मंथ लग गया, वो स्वेटर पड़ी आपको 700 की। आपका बगल वाला बंदा एक मशीन ले आया है, आप 1 महीने में एक स्वेटर बनाओगे, वो 1 महीने के अंदर 10,000 स्वेटर बना लेगा। आपको 700 रुपए एक स्वेटर का पड़ेगा, उसको हो सकता है 70 रुपए में उस स्वेटर की कॉस्ट पड़ जाए। आप 700 रुपए की बना रहे हो तो 800 की बेचोगे, और वो बंदा 400 में बेच देगा, तो किसकी स्वेटर खरीदी जाएगी? ऑब्वियसली डिमांड बढ़े हुए हो, जिसकी प्राइस कम रहेगी उसकी डिमांड इनहेंस हो जाएगी। एक्सेप्शन से मत बात करना। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन हो गई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई। क्यों? क्योंकि यूरोपियों ने क्या किया? मशीन लगा ली। अच्छा जी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बहुत बुरा असर पड़ा। हमारे पास गुड्स नहीं थे, कौन से? कैपिटल गुड्स नहीं थे, हमारे पास मशीनें नहीं थी, और थी भी तो मैल वर्किंग थी। MAL का मतलब खराब चलती थी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा लो था, लिमिटेड पब्लिक सेक्टर्स था, ये सारे पंगे फंस गए किसमें? इंडस्ट्रीज में। बोलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द प्राइमरी मोटिव ऑफ द ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में प्राइमरी मोटिव क्या था ब्रिटिश इंडिया का? ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप लिखोगे, ठीक है। द प्राइमरी मोटिव, जो मेन मोटिव था, अब इससे MCQ भी आता है, क्वेश्चंस भी आते हैं, सब आता है। प्राइमरी मोटिव क्या था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का? क्योंकि आपको स्टार्टिंग बता दें, इंडिया को क्या बना दिया? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर। इंडिया को क्या बना दिया? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और फिनिश प्रोडक्ट का इंपोर्टर। आप रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे हो और फिनिश गुड्स को क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो। बात पल्ले पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजंस क्या थे डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के? रीजंस क्या थे? नंबर 1 कहता द मेन रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन इंडियाज रिनाउंड हैंडीक्राफ्ट। रिनाउंड मतलब अच्छी खासी लेवल की इंडस्ट्री को डिक्लाइन होने का क्या रीजन था? कहता पहला डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता है अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है तो क्या करोगे आप? पैसा दोगे। इंपोर्ट कर रही है, ऑब्वियसली इंपोर्ट इज रॉन्ग, एक्सपोर्ट इज राइट। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया कि टैरिफ हम कस्टम ड्यूटी और ज्यादा लगा देंगे, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। रॉ मटेरियल इंडिया से करो, आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। इंपोर्ट फाइनल गुड्स में ध्यान दीजिएगा, इंपोर्ट करने में किसमें? फाइनल गुड्स में। क्या फाइनल गुड्स खरीदो? जब आपको चाइना का माल सस्ते में मिलेगा, इंडिया से महंगा मिलेगा, तो चाइना का ही तो प्रोडक्ट बिकेगा यार। तो यहाँ पे क्या किया? फाइनल गुड्स को ड्यूटी फ्री कर दिया गया। तो ये है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात बोल रही हूँ। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट आते हैं हम कहाँ पे? फॉरेन ट्रेड के अंदर, कि फॉरेन ट्रेड कैसा था हमारा उस ड्यूरेशन में। तो फॉरेन ट्रेड कैसा था हमारा? अब बात करते हैं किसकी? फॉरेन ट्रेड की। एक्चुअली जो मुगल्स का टाइम था, अकबर का टाइम था, मुगल्स का टाइम था, तब से ना फॉरेन ट्रेड हमारे बड़े पॉपुलर हैं। आप लोग ने देखा होगा, मोहनजोदारो मूवी में देखा होगा अगर, तो फॉरेन ट्रेड आज का नहीं, एंशिएंट पीरियड से चला आ रहा है हमारे यहाँ। तो इंडिया का जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन हमेशा से रहा है, एंशिएंट टाइम से इंडिया
क्लोव, कार्डमम, स्पाइसेस दैट इज मसाले, ये सब एक्सपोर्टर रहा है हमेशा से। तो यहाँ पे लेकिन जो गवर्नमेंट थी, किसकी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, ब्रिटिशर सरकार थी, उन्होंने जो है इसको पॉलिसी ऐसी अडॉप्ट करी जिसको रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी कहते हैं। रिस्ट्रिक्टिव मतलब जो एक्सपोर्ट आप करोगे वो आप सिर्फ हम ही को करो, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स को सिर्फ एक्सपोर्ट करो और किसी को आप माल नहीं बेचोगे। ज्यादा तो चाइना को चाय का बिजनेस आप कर सकते थे। तो यहाँ पे कहते हैं इंडिया जो थी बहुत इंपॉर्टेंट नेशंस थी किसके, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, लेकिन इसने क्या अपनाया, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अडॉप्ट करी, किसके लिए, अपने फॉरेन ट्रेड के लिए। सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ आप काम करोगे और किसी के साथ नहीं, जिसका एडवर्स अफेक्ट पड़ा, एडवर्स मतलब बुरा असर पड़ा इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। नेक्स्ट कहता है द स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या था। एक्सपोर्टर और प्राइमरी प्रोडक्ट, फिर से वही बात आ रही है कि हम जो प्राइमरी प्रोडक्ट था, जो रॉ मटेरियल था, उसके क्या थे, एक्सपोर्टर थे, माल भेजेंगे, और फिनिश गुड्स के क्या हैं, हम इंपोर्टर हैं। दूसरा, पूरी तरीके से मोनोपोली मतलब सिंगल ओनरशिप हो गई, एक ही सेलर। मोनोपोली किसकी थी, ब्रिटिश की थी, ब्रिटिशर्स की थी। और जो इंडिया की वेल्थ थी वो ड्रेन्ड हो रही थी, वो नाली में जा रही थी, सारी जो उसकी वेल्थ थी वो बेकार हो रही थी इंडिया का फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो। फिर से यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, फिर से एक नोट है, जरा नोट पे ध्यान दीजिएगा। मैंने स्वेज कैनाल की बात करी अभी कि स्वेज कैनाल बना दी गई 1869 में, क्यों, ताकि फॉरेन ट्रेड इजीली हो सके, किसके साथ, यूरोप के साथ। स्वेज कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटर लेक थी, ठीक है, आर्टिफिशियल थी, जिससे एक रास्ता निकाल दिया गया इंडिया से यूरोप आने और जाने का। बाकी किसी के साथ तो ट्रेड करना नहीं है, किससे ट्रेड करना है भैया, यूरोप से, तो स्वेज कैनाल बना दी गई। तो ये किसकी बात हो गई, फॉरेन ट्रेड की। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफी, अब बात आती है कितनी पब्लिक थी। आज इंडिया वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन में है, तो उस टाइम भी इंडिया में बहुत पब्लिक थी। मैंने आपसे पहले बताया था कि इंडिया को इमेजिन कर लीजिए कि इलिटरेसी फैली हुई है, जात पात चल रही है, गरीबी है, भूखमरी है, ये सारी कंडीशंस इंडिया में है। लोग अपने धर्म को बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। आपके दादाजी के हो सकता है 4 भाई हों, उनसे जो बड़े दादाजी होंगे उनके 10 भाई बहन हों, तो एक आठों खो जाए, इधर उधर हो जाए, कुंभ के मेले में बिछड़ गया वाला सीन था। पुरानी मूवीज देखो तो वो बिछड़ा हुआ था, कुंभ के मेले में बिछड़ गया था तो मिल गया, कि कितने सारे बच्चे थे, कहाँ कौन चला गया, काट तो चला भी गया तो फर्क ही नहीं पड़ा। तो डेमोग्राफिक जो कंडीशन थी बड़ी खराब थी। तो डेमोग्राफिक कंडीशन को देखते हैं। कहते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल exhibited all the feature of stagnant and behaved Indian economy। जो पहला सेंसस हुआ था ना, सेंसस मतलब जनगणना, जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 1881 में हुई थी, ठीक है। और 1921 को, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 1921 को हमारा द ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है, ठीक है। ग्रेट डिवाइड ईयर किसको कहा जाता है, 1921 को। और 1881 को पहली जनगणना हुई। कोई दिक्कत यहाँ पे 1921 और 1881 में। कहता है, अब क्वेश्चन फिर प्लीज मैं बार बार करी, जो क्वेश्चन बीच बीच में दिए हैं ना, तो लिखने का शौक नहीं था, लिखे गए हैं इसलिए ताकि आप तक इजीली अवेलेबल हो पाए, और ये क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। कहता है 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर क्यों कहा जाता है। इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विथ वेरी हाई बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी। क्यों ऐसा था, मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं थी, लोगों में कॉमन चीजें थी कि भाई बच्चे करते जाओ ताकि आपका धर्म बढ़ता जाए, और कोई ऐसी कोई रूल रेगुलेशंस नहीं थे, कोई मेडिकल फैसिलिटीज, इसके डेथ और बर्थ दोनों रेट हाई थे भाई। द डेथ रेट फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड कॉन्सिक्वेंसेज द साइज ऑफ पॉपुलेशन एट मोस्ट स्टेशनरी, रुक गया।
विद द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट, अब डेथ रेट क्या हो गई है, गिर गई है। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंटर द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन, द सेकेंड स्टेज कब आया, 1981। ईयर ऑफ 1921 इज सेट टू बी द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 को इसलिए क्या बोला जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दिया हुआ है, What are the demographic condition during the colonial period? colonial period का मतलब बार बार क्या है, colonial का मतलब है ब्रिटिशर्स जब थे, तो जब वो थे तो डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी। अब मैं एक बात और बोल दूं, लेक्चर ये एक बार में जाएगा, लेकिन आप इसको टुकड़ों में करके पढ़ना, जितना समझ आए उतना पढ़ो, रोक दो, पहले उसके नोट मेकिंग कर लो, फिर अनदर देखो। तो पढ़ा तो मैंने एक बार में दिया, लेकिन आपने एक बार में पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो क्या था, द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग दैट, हाई रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे नहीं होना, हेल्थ फैसिलिटीज पुअर, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे पैदा होते ही मर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, वाइड स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, गरीबी ज्यादा थी। तो ये सारे रीजंस है किसके, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी कॉलोनियल पीरियड में। नेक्स्ट आता है आपको ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन में हम क्या थे, ऑब्वियसली हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी 3 सेक्टर हैं, और एग्रीकल्चर को प्राइमरी का हम पूरी तरीके से किस पर बेस्ड थे, प्राइमरी सेक्टर पर बेस्ड थे, राइट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भैया ये ब्रिटिशर्स की देन है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे ब्रिटिशर्स के, तो पहला क्या है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, यहाँ पे रोड बन गई, रेलवे बन गया, एयरवेज, कम्युनिकेशन, ये सारे काम हो गए, किसकी देन है, ब्रिटिशर्स की एक्चुअली देन है। तो पहली बार रेलवे कब आया इंडिया में, 1950 में आया। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली कब, ध्यान दीजिएगा, 2 बातें अलग अलग है। इंट्रोडक्शन कब हुआ, 1950 में, और चली कब, 1953 में। पोस्टल सिस्टम पहला इंडिया का कब आया, 1952 में। ठीक, ब्रिटिश रूल के कॉन्ट्रीब्यूशंस बताने हैं कि ऑब्वियसली यार सिर्फ नेगेटिव नहीं किया था। आज जो एजुकेशन सिस्टम है, बेटर कम्युनिकेशन है, रेलवेज है, रोडवेज, सब किसकी देन है, ब्रिटिशर्स की ही देन है। तो व्हाट आर द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला क्या है, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ग्रोथ कैसे, मशीनें लगाई गई, एग्रीगेट, डिमांड बढ़ी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन था वो बेटर हो गया, रोड बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, एंड मेनी मोर। रेलवे सबसे बड़ी जीत उनकी भैया, रेलवे। आपके ये ना जो वाइवा होगा उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स ने, अच्छा क्या, कि सबसे पहले रेलवे ही बोलिएगा मुंह से। फिर क्या है, फैमिन, भूखमरी, गरीबी, भूखमरी, बीमारी, कौन लेकर आया, कौन सही किया, ब्रिटिशर्स ने। मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, उसके बाद मॉनेटरी सिस्टम, यूनिफॉर्मिटी, रुपया चलेगा। ये जो हम आज जो पैसे कॉमन एक्सचेंज करते हैं मनी, वो भी उन्हीं की देन है। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं की देन है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स, ये सारी चीजें क्या है, हमारी ब्रिटिशर्स की देन है। उसके बाद ये कुछ रेलेवेंट डेट्स हैं, ये कुछ रेलेवेंट डेट्स हैं जो एक जगह पे हैं, जिनको आपने करना है। अब बात आती है, पहले ये पढ़ना कैसे, मैं बार बार बता रही हूँ, मेन पढ़ना नहीं है, कैसे पढ़ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास नोट्स हैं, तो मैं ये कभी नहीं बोलूंगी वापस से अपने नोट्स बनाओ, मत बनाओ नोट्स। नोट्स बनाने में टाइम मत वेस्ट करो। तैयारी कैसे करो, रीडिंग के साथ करो, रीडिंग के साथ करो, एटलीस्ट 3 टाइम्स। जो नोट्स आपको दिए जाएंगे उनको रीड करो। यहाँ पे हो सकता है आपको लैंग्वेज ना समझ आ रही, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में नोट्स मिले हैं, तो रीडिंग एटलीस्ट 3 टाइम्स करनी है। फिर उसमें जो मेन क्वेश्चंस हैं उसको आप अपने पास लर्न करके लिखने की कोशिश करो। तो 3 से 4 बार आप चीजों को पढ़ लोगे ना, ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाती, देख देख के लिखो। हर बच्चे का लेवल ऑफ लर्निंग अलग है। हो सकता है कुछ बच्चे को क्लास करते ही समझ आ गया हो,
हो सकता है कुछ बच्चों को 10 टाइम्स में भी ना हो, डिपेंड्स। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसके सोल्यूशंस भी हैं कि कुछ बच्चे अच्छे, देखो खराब तो कोई बच्चा होता ही नहीं मेरी नजरों में। 10 बार नहीं हो रहा 100 बार कर लो, किसी ने रोका है? जरूरी है, डॉक्टर ने बोला एक ही बार में तुम्हें समझना, भाई 10 बार में समझ लो ना यार। तो छोटे छोटे टुकड़ों में नोट्स को पढ़ो, मेन जो क्वेश्चन है उसको लर्न करके लिखो। एमसीक्यू के लिए जो बात बोल रही हूँ, जब वीडियो देख रहे हो तो उसको हाईलाइट करते चलो, ठीक है। और उसके बाद नोट्स को 3 से 4 बार जब पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, सिर्फ रिकैप करो। एवरी डे मेक अ हैबिट। कैसी हैबिट बनानी है? 3 से 4 दिन सिर्फ उठ करके पूरा नोट्स रिवाइज कर लो, सिर्फ 3 से 4 दिन। 5th डे आप मास्टर हो जाने हो, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट करो, ये सब करना पड़ेगा। तो ये कर लो, इसके बाद दिखाऊंगी कि एमसीक्यूज कैसे आप कर लोगे खुद ही। पिक्चर स्टडी कराऊंगी वो कैसे करनी है, आप खुद कर लोगे ये, लेकिन पढ़ के बैठो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू और केस स्टडीज के साथ।